नमस्कार, मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं नवमांश कुंडली से दो शादी का योग कैसे देखा जाता है। हम लोगों को जब किसी व्यक्ति के वैवाहिक जीवन के बारे में गहन अध्ययन करना होता है तो हम लोगों को जन्म कुंडली के साथ साथ नवमांश कुंडली का भी अध्ययन करना पड़ता है, यानी कि D9 चार्ट का अध्ययन करना पड़ता है। नवमांश कुंडली का अध्ययन करने के बाद हमें पता चलता है कि व्यक्ति की शादियां कितनी होगी और व्यक्ति को वैवाहिक सुख कैसा प्राप्त होगा। पिछले वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि नवमांश कुंडली से दो शादी का योग कैसे देखा जाता है और उसके अंदर मैंने आपको टोटल 10 नियम बताए थे। आज मैं और 10 नियम बताने आया हूं जो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन बहुत ही सटीक है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला नियम, नवमांश कुंडली के अंदर 7वां भाव पाप कर्तरी योग से पीड़ित होता हो और सप्तमाधिपति ग्रह भी पाप कर्तरी योग से पीड़ित होता हो और शुक्र 6वें, 8वें, 12वें भाव में बैठा हो तो निश्चित तौर पे दो शादी का योग बनता है। यहां एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूं कि नवमांश कुंडली का जो सप्तम भाव है उसके एक तरफ है शनि, दूसरे तरफ है मंगल। तो जब सप्तम भाव दो पाप ग्रहों से घिर जाता है तो हम इसे कहते हैं पाप कर्तरी योग। वैसे ही देखिए सप्तमाधिपति बुध चौथे भाव में नीच का है और सूर्य और राहु के बीच में आ गया है तो हम कहेंगे कि सप्तम भाव भी पाप कर्तरी योग में है और सप्तमेश बुध भी पाप कर्तरी योग में है और शुक्र यहाँ 12वें स्थान में है तो निश्चित तौर पे दो शादी का योग बनता है। दूसरा नियम, नवमांश कुंडली का लग्नेश, सप्तमेश और शुक्र तीनों तीन द्विस्वभावी राशि में बैठे हो, यानी कि मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि में बैठे हो तो निश्चित तौर पे दो शादी का योग बनता है। एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं कि नवमांश कुंडली के अंदर लग्नेश कौन है? बुध है। सप्तमेश कौन है? गुरु है। तो लग्नेश और सप्तमेश दोनों द्विस्वभावी राशि में बैठे हैं, यानी कि कन्या राशि में बैठे हैं। और वैवाहिक सुख का कारक ग्रह कौन है? शुक्र। वो भी देखो द्विस्वभावी राशि में बैठा है, यानी कि मीन राशि में बैठा है तो निश्चित तौर पे दो शादी का योग बनता है। तीसरा नियम, नवमांश कुंडली के अंदर लग्नेश, सप्तमेश और शुक्र ये तीनों तीन नीच राशि में निर्बल हो तो भी दो शादी का योग बनता है। अभी यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, लग्नाधिपति ग्रह कौन है? शनि है। तो लग्नाधिपति शनि यहाँ पे नीच का होकर बैठा है। सप्तमाधिपति कौन है? सूर्य है। तो सप्तमाधिपति सूर्य भी नीच का हो रहा है और वैवाहिक सुख का कारक ग्रह कौन है? शुक्र। वो भी नीच का हो रहा है। तो जब कुंडली के अंदर लग्नेश नीच का हो, सप्तमेश नीच का हो और शुक्र नीच का हो तो भी दो शादी का योग बनता है। उसके बाद चौथा नियम, नवमांश कुंडली का लग्नेश, सप्तमेश और शुक्र ये तीनों तीन ग्रह शनि, राहु या केतु जैसे पाप ग्रह के साथ युति करते हो तो ऐसे व्यक्ति लीगल या इलीगल दो शादी करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं कि देखिए लग्नाधिपति कौन है? बुध है। सप्तमाधिपति कौन है? गुरु है। तो लग्नेश बुध और सप्तमेश गुरु ये दोनों देखो शनि के साथ है और शुक्र भी राहु के साथ पीड़ित होकर पंचम भाव में बैठा है तो ऐसे लोगों का लीगल या इलीगल दो शादी का योग बनता है। अभी हम लोग जाते हैं 5वें नियम की तरफ, तो ध्यान से सुनना। नवमांश कुंडली के अंदर शनि अशुभ बनकर पंचम भाव में बैठा हो और ये शनि अपनी तीसरी दृष्टि से सप्तम भाव को देखता हो, 7वीं दृष्टि से 11वें भाव को देखता हो और 10वीं दृष्टि से दूसरे भाव को देखता हो और शनि द्विस्वभावी राशि में बैठा हो, या तो फिर सप्तमेश ग्रह 6वें, 8वें और 12वें भाव में पीड़ित होता हो तो निश्चित तौर पे दो शादी का योग बनता है। उसके बाद आता है 6वां नियम। तो नवमांश कुंडली के अंदर ध्यान से सुनना, नवमांश कुंडली के अंदर शुक्र बलवान होकर
शनि के नक्षत्र में बैठा हो और शनि द्विस्वभावी राशि में बैठा हो। फिर से बोलता हूं, नवमांश कुंडली के अंदर शुक्र शनि के नक्षत्र में बैठा हो और शनि द्विस्वभावी राशि में बैठा हो तो ऐसे लोग भी लीगल या इनलीगल दो शादी बनाते हैं, यानी कि पत्नी होने के बावजूद बाहर किसी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करते हैं और उसके साथ पति पत्नी जैसा रिश्ता रखते हैं और सालों तक ये रिश्ता निभाते हैं। 7वां नियम, नवमांश कुंडली के सप्तम भाव में मान लो चंद्र नीच का होकर बैठा है और उसके पर शनि की पूर्ण दृष्टि पड़ती हो तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं माना गया है। फिर से बोलता हूं, सप्तम भाव में चंद्र नीच राशि में हो यानी कि वृश्चिक राशि में बैठा हो और उसके पर शनि की दृष्टि पड़ती हो और सप्तमेश ग्रह 6वें 8वें 12वें भाव में बैठा हो तो दो शादी का योग बनता है। मान लो कि यहाँ पे चंद्र वृश्चिक राशि का बैठा है और शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही है और सप्तमाधिपति कौन है? सूर्य, जो 12वें भाव में बैठा है, तो निश्चित तौर पे दो शादी का योग बनता है। उसके बाद हम आते हैं 9वें नियम पे। नवमांश कुंडली में सप्तमेश ग्रह बुध या गुरु होता हो और वो पंचम भाव के अंदर बैठा हो या फिर द्विस्वभावी राशि में बैठा हो और कुंडली में शुक्र बलवान होता हो तो ऐसे लोग प्रेम विवाह करने के बावजूद एक्स्ट्रा मैरिजल अफेयर करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, इधर देखिए कि नवमांश कुंडली के अंदर सप्तमाधिपति ग्रह कौन हुआ? गुरु हुआ। वो या तो पंचम भाव में बैठे या तो फिर द्विस्वभावी राशि में बैठे और कुंडली का शुक्र बलवान होकर बैठा हो और अगर ये शुक्र राहु के साथ ही बैठा हो तो निश्चित तौर पर ऐसे लोग प्रेम विवाह करने के बावजूद एक्स्ट्रा मैरिजल अफेयर करते हैं। उसके बाद 10वां नियम के जन्म कुंडली का लग्नाधिपति और सप्तमाधिपति नवमांश कुंडली के अंदर निचका होके बैठा हो तो भी दो शादी का योग बनता है। एग्जाम्पल लीजिए कि लग्नाधिपति कौन है? जन्म कुंडली के अंदर लग्नाधिपति है मंगल, जो नवमांश कुंडली में निचका है। जन्म कुंडली में सप्तमाधिपति कौन है? शुक्र, जो नवमांश कुंडली में निचका है। तो जब जन्म कुंडली का लग्नेश और सप्तमेश नवमांश कुंडली में निचके होकर बैठे हो तो दो शादी का योग बनता है। ठीक उसका अपोजिट, नवमांश कुंडली का लग्नाधिपति और सप्तमाधिपति जन्म कुंडली के अंदर निचके होके बैठे हो तो भी दो शादी का योग बनता है। उसके बाद एक नियम ऐसा भी मैंने देखा है कि नवमांश कुंडली का पंचमेश और सप्तमेश आपस में युति, प्रतियुति या फिर परिवर्तन योग बनाते हो और शुक्र बलवान होकर राहु के साथ बैठा है तो ऐसे लोग शादीशुदा होने के बावजूद बार एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करते हैं और उस स्त्री के साथ काफी सालों तक रिश्ता बनाए रखते हैं। तो इधर देखिए, पंचमाधिपति कौन है? बुध। सप्तमाधिपति कौन है? सूर्य। तो पंचमेश और सप्तमेश ये दोनों का संबंध हो रहा है और साथ में शुक्र भी बलवान होकर बैठा है। तो ऐसे लोग शादीशुदा होने के बावजूद कोई और स्त्री के साथ काफी सालों तक शारीरिक और मानसिक संबंध रखते हैं और उसे पत्नी के जैसा दर्जा देते हैं। अगर मान लो किसी व्यक्ति की कुंडली में हम लोगों को दिखता है कि ये व्यक्ति दो शादी करेगा तो उसका उपाय क्या करें? अगर कोई लड़का हो और उसकी कुंडली में दो शादी का योग नजर आता है तो हम लोग कहते हैं कि अर्क विवाह की पूजा करके अपनी पहली शादी को टाल दिया जाए और फिर दूसरी शादी में प्रवेश किया जाए और कुंडली मिलाप करके शादी करें। दूसरी तरफ अगर कोई लड़की की कुंडली में हम लोगों को दिखता है कि दो शादी का योग है तो हम लोग कहते हैं कि कुंभ विवाह की विधि करके अपनी पहली शादी को टाल दे और फिर कुंडली मिलाप करके दूसरी शादी करे तो आपके जीवन में सुख आएगा। प्रिय दर्शकों, आपको अच्छा लगे तो जरूर लाइक करना और सब्सक्राइब करना। नमस्कार।